वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि ये वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, तो कृपया अंत तक देखें। थोड़े से पेशेंस रखिए क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। Hi you all, this is editorial केतकी over here and मैं जो चीज़ें जो टॉपिक्स एक्चुअल वीडियो में बताना भूल गई वो फटाक से मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ। आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं 7 टॉपिक्स के बारे में। सबसे पहले मेरे केस के बारे में हम बात करने वाले हैं। सेकंड टॉपिक है #BMW। ये #BMW क्या है? इट्स एक्सट्रीमली फनी। तीसरी बात हम करने वाले हैं बोध गया मूवमेंट। चौथी बात हम करने वाले हैं द रत्नागिरी कन्फ्यूजन फियास्को बाय महाराष्ट्रियन नवबौद्ध। पांचवी हम बात करने वाले हैं ब्राह्मण द्वेष के बारे में। छठी बात हम करने वाले हैं रिगार्डिंग ब्राह्मण्स डूइंग रिसर्च। सातवीं बात और फाइनल टॉपिक है मैं कमेंट्स पढ़ के आपको बताने वाली हूँ एंड कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो। सो लेट्स गेट बैक टू द मेन वीडियो नाउ। नमस्ते, मेरा नाम है केतकी चितय और आपका स्वागत है लेट्स टॉक विद केतकी चितय पे। रिसेंटली मेरे चैनल पे नहीं कह सकती लेकिन मेरे फेसबुक पे मुझ पे काफ़ी ट्रोलिंग हुआ जस्ट बिकॉज मैंने एक रील बनाया था, 30 सेकंड का रील था, जहाँ पे मैंने चमक चलो इस गाने पे एवे टाइम पास टाइप एक्सट्रीमली इनोसेंट एक डांस किया। एक बार देख लीजिए। कमेंट सेक्शन भरा पड़ा है ब्राह्मण द्वेष, जो अंदरूनी लोगों के मन में एक वायरस की तरह फैला हुआ है, उसके ऊपर कमेंट्स आए, उस हिसाब से कमेंट्स आए। अब मैं आपको मेरी कहानी बताती हूँ। 3 मार्च 2025, हाँ जी बिल्कुल इसी महीने में 5 साल हो गए मुझ पे अट्रॉसिटीज एक्ट 1989 के अंतर्गत केस चल रहा है। 5 साल। हालांकि जो पोस्ट मैंने अपलोड की थी वो पोस्ट ये कह रही थी कि जात पात छोड़िए, सब एक साथ आइए, हिंदुत्व के लिए एक साथ आइए। इसके ऊपर नीचे उस पोस्ट के नीचे कुछ कमेंट्स आए और वो कमेंट्स में 3 लोग आपस में झगड़ने लगे। एक ने डॉक्टर BR आम्बेडकर जी को गालियाँ दी, तो दूसरे ने महात्मा फुले जी को गालियाँ दी, और वो आपसी जो भी उनका मामला था उसके ऊपर से मुझ पे केस डाली गई। एंड आई वाज लाइक देयर वर मोर देन 1500 कमेंट्स डाउन देयर। 1000 से भी ज़्यादा जब कमेंट्स है आपके पोस्ट के नीचे, तो कोई भी ये कैसे सोच सकता है कि मैं सारे कमेंट्स पढ़ पाऊंगी? ऑफ कोर्स नॉट, राइट? और जब ये केस हुई तब मैंने जाके कमेंट सेक्शन का हर एक कमेंट चेक किया। ये तीनों के कमेंट्स जो थे ओवरनाइट 12 घंटों से पहले डिलीट हो चुके थे, उनके प्रोफाइल्स डीएक्टिवेट हो चुके थे। इसका मतलब क्या होता है? वॉज आई फ्रेम्ड? मन में सवाल आता है, उठता है, राइट?
एनीवे, सो ये जब क्रिमिनल केस मुझ पे दर्ज किया गया तो सबसे पहला नाम मेरा नहीं है, किसी और का पहला नाम है, मेरा दूसरा नाम है। जो भी वो बंदा है जिसका पहला नाम है उसको फरार डिक्लेयर कर दिया गया है बिना किसी जांच पड़ताल के। और ये मैं कैसे कह सकती हूँ कि बिना जांच पड़ताल के उसको फरार डिक्लेयर किया गया है, क्योंकि जब 2022 में मुझे वापस अट्रॉसिटीज केस के अंतर्गत अरेस्ट कर दिया गया था, तब मेरे सामने पुलिस जो एसीपी वाशी was my investigating officer, is my investigating officer, तो उन्होंने साइबर क्राइम के एक टेक्नीशियन के साथ बात की और उन्होंने पूछा कि ये प्रोफाइल्स तो डीएक्टिवेट हो चुके हैं, लेकिन क्या हम फिर भी उनके बारे में कुछ छानबीन कर सकते हैं। सो द टेक्नीशियन वाज लाइक यस ऑफ कोर्स हम कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ। आगे तो और भी मजाकिया बात बनती है। तो मुझे तो हमेशा जब भी कभी तारीख पे तारीख पड़ती है इस एट्रॉसिटीज़ केस के बारे में, तब मुझे ऑब्वियसली कोर्ट में प्रेजेंट ही देनी पड़ती है। एक बार मैं एब्सेंट रही थी क्योंकि उसके पहले दिन मुझे मिर्गियाँ आई थी, तो मैं नहीं जा पाई। ऑफ कोर्स मेरे जो लॉयर थे वो वहाँ गए थे, लेकिन मैं नहीं जा पाई। तो नेक्स्ट तारीख जो थी तभी मैं गई थी। ऑफ कोर्स एक बार हम गए हैं, मुंह दिखाई हो चुकी है, तो वी डोंट, ज़्यादा हम ध्यान नहीं देते उसके ऊपर, राइट। और वैसे ही हुआ, मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया एंड आई वाज फाइन, ओके। अगली तारीख मिली, तब जब मैंने ऑनलाइन चेक किया, तब ऑनलाइन कोर्ट का जो एक शीट आता है उसके ऊपर मैंने ये देखा कि मेरे अगेंस्ट जज साहब ने ये ऑर्डर निकाली है कि इसको अरेस्ट किया जाए। एंड मैं और मेरे लॉयर हम सब लोग वी वर टेकन अबैक एंड वी वर लाइक, मुझे अरेस्ट करने की क्यों ऑर्डर निकाली गई है। जब नेक्स्ट तारीख थी और तब जब मैं कोर्ट में गई, तब पता चला कि मैं प्रेजेंट होके भी मुझे एब्सेंट दिखाया गया था, और जिसकी वजह से जज साहब ने ये ऑर्डर निकाला था। अब मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पे जज साहब की कोई भी गलती नहीं है। वो उनके पास हजारों केसेस आते हैं, वो थोड़ी ना हर एक इंसान का नाम याद रखने वाले हैं और उस केस में क्या हुआ और यदि वो इंसान प्रेजेंट था, एब्सेंट था, ये सब वो नहीं सोचने वाले। उनके पास उतना वक्त नहीं है, ही इज अ ह्यूमन बीइंग। तो यहाँ पे उनकी कोई भी गलती नहीं है। यहाँ पे जो क्लरिकल जॉब करते हैं, जो क्लरिक वहाँ पे होता है, क्लार्क जिसे हम कहते हैं, वो होते हैं, उन्होंने एब्सेंट दिखाया था। और 3 बार यदि आप एब्सेंट होते हो तो आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकलता है। मतलब ऐसा ऑर्डर दिया जाता है कि इसके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट निकालो भाई, शायद ये फरार होने की सोच रही है। ओके, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो अगली तारीख थी, तब मैं और मेरे लॉयर वहाँ पे गए। हमने बताया कि भाई, मतलब जज साहब, हम प्रेजेंट थे फिर भी एब्सेंट दिखाया गया एंड एवरीथिंग। मैंने जज साहब को ये भी बताया कि मुझे फरार होने में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे ये केस जीतना है, मुझे फरार होके भागना नहीं है, मुझे ये केस जीतना है। उन्होंने खुद के हैंडराइटिंग में, खुद के पेन से खुद लिखा है, ना कि टाइप किया, ओके। खुद कागज पे लिखा उन्होंने कि ये अरेस्ट वारंट का जो ऑर्डर लास्ट टाइम निकाला गया था उसे कैंसिल कर दिया जाए। उन्होंने खुद मेरी बात ये सुनी और उन्होंने ये नया ऑर्डर निकाला कि अरेस्ट वारंट ऑर्डर, ये जो ऑर्डर पहले निकाली गई थी उसे कैंसिल कर दिया जाए। ओके फाइन, ठीक है। मैं घर गई। घर आने के बाद ऑब्वियसली जो भी केसेस उस दिन के हुए हैं, कौन प्रेजेंट था, कौन एब्सेंट था, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, ये सब अपलोड होता है ऑनलाइन गवर्नमेंट साइट पे।
और ऑफ कोर्स वो क्या तुरंत नहीं होता, राइट? पूरे दिन का हिसाब होता है, जैसे बैंक्स में काम होता है कि एट द एंड ऑफ द वर्किंग डे तभी हिसाब होता है, राइट? तो ऑफ कोर्स मैं तो ऐसे कोई उम्मीद रखी नहीं थी मैंने कि तुरंत अपलोड हो जाएगा कुछ। नेक्स्ट डे देखा, नेक्स्ट डे भी अपलोड नहीं हुआ था। आई वाज लाइक ओके ठीक है, टाइम लगेगा। उसके बाद जब अपलोड हुआ तब मुझे वापस एब्सेंट दिखाया गया, हालांकि मैं प्रेजेंट थी। जज साहब के सामने बात हुई थी, जज साहब ने खुद अपने हाथों से, अपनी हैंडराइटिंग से लिखा था कि ये अरेस्ट वारंट का जो भी ऑर्डर है वो कैंसिल कर दिया जाए। मैं प्रेजेंट थी, उनसे बात की मैंने, फिर भी जो क्लर्क होता है जो अपलोड करता है कि कौन प्रेजेंट थे कौन एब्सेंट थे, वहाँ पे मुझे एब्सेंट दिखाया गया। और जब मैंने जाके वहाँ पे वापस छानबीन की कि मैं प्रेजेंट थी तो मुझे एब्सेंट क्यों दिखाया जा रहा है बार बार, तब जवाब मिला वो क्लरिकल एरर था। होता है ऐसा, कितने बार होता है ऐसा, बहुत बार। सच्चाई ये है कि बहुत बार जज साहब के हाथ में कुछ नहीं होता, उनके पास जो क्लर्क कागज ले आते हैं वो पढ़ते हैं ऑब्वियसली, और क्लर्क्स की जेबें भरी जाती है। कौन भर रहा है, कैसे भर रहा है, ये आगे बताने की जरूरत नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। जिनका पहला नाम है वो बंदा फरार है, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, उसकी छानबीन नहीं हुई है। लेकिन यदि उसकी छानबीन नहीं हुई है तो उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट क्यों नहीं निकाला गया? आज तक वो जो भी 3 लड़के थे उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट नहीं निकला है, उनके खिलाफ कुछ भी नहीं हुआ है। कैदी बनके तुरुंगवास मैंने सहन किया, हालांकि मुझे पता भी नहीं था कमेंट सेक्शन में क्या चल रहा है। फनी राइट? अब हम आगे बढ़ते हैं। मेरे जो मैंने आपने वो चम्मक छल्लो का इनोसेंट सा टाइम पास वाला रील देखा, उसके नीचे के कमेंट्स क्या थे, क्यों थे, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ, इसके बारे में देखते हैं। शुरू करें। सॉरी मेरे लैपटॉप का स्क्रीन ऑन है तो वो लाइट बहुत ज़्यादा मेरे मुंह पे आ रही है और शायद मैं भूत टाइप दिख रही होंगी, बट एनीवे लुक्स डोंट मैटर, सो वी आर गोइंग टू मूव ऑन। #BMW ये ट्रेंड हो रहा है। BMW, ये क्या बात है? कैप्शन में यदि आप जाओ तो BMW जो कंपनी है, जो पहले एयरप्लेन इंजन्स बनाया करती थी, फिर अभी गाड़ियां बनाती है, बाइक्स बनाती है, उनके बारे में 10 अननोन फैक्ट्स रिगार्डिंग द कंपनी BMW, ये कैप्शन आता है। लेकिन फोटोज या तो गौतम बुद्ध जी के हैं, या फिर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के हैं, या फिर ब्राह्मण द्वेष, हेट्रेड टुवर्ड्स ब्राह्मण के वीडियोस हैं, या जो अभी ये चल रहा है फ्री बोध गाया मूवमेंट, इसके बारे में वीडियोस हैं। तो ये हैशटैग का मतलब क्या बनता है? यदि BMW कंपनी से कुछ लेना देना ही नहीं है तो ये हैशटैग BMW क्यों डाल रहे हैं? एनालिसिस के हिसाब से यदि आप एल्गोरिदम्स और सब देखें तो इस डिजिटल वर्ल्ड में जब कोई भी हैशटैग ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होता है तब वो ट्रेंड होने लगता है, और ट्रेंड होने के लिए फोटोग्राफ्स, वीडियोस अलग अलग डाल रहे हैं पब्लिक,
लेकिन हैशटैग BMW डाल रहे हैं। सो यदि किसी को गाड़ी भी खरीदनी हो BMW की, तो वो BMW टाइप करेगा तो उनके सामने ये सारे वीडियोस आएंगे। ये गेम चल रहा है। इट इज लिटरली द मोस्ट रिडिकुलस एंड पैथेटिक, अनहिंज्ड टू एन एक्सट्रीम लेवल, और घिनौना खेल चल रहा है यूजिंग हैशटैग BMW, प्रोपोगंडा खुद का आगे बढ़ाने के लिए। ये हो गया मुद्दा नंबर 2। कैसे, पहला कहाँ गया? पहला मुद्दा था मेरे केस के बारे में, जो इंट्रो के पहले आपने देखा। ये हैशटैग BMW मुद्दा नंबर 2 था। अब चलते हैं मुद्दा नंबर 3 के बारे में। फ्री बोध गया मूवमेंट, जिसके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं विद हैशटैग BMW। ये क्या है? तो रियल इशू ये है कि महाबोधि टेम्पल जो है, इसके ऊपर से ये इशू चल रहा है, जो बिहार में है। इसके ऊपर से इशू चल रहा है कि इसका कंट्रोल किसके हाथ में हो, उस मंदिर का कंट्रोल किसके हाथ में हो। इसके ऊपर से ये शुरू हो रहा है। सो ऑफ कोर्स वहाँ पे ऐसे कहा जाता है कि बोध गया जो बिहार में है, वहाँ पे गौतम बुद्ध जी को एनलाइटनमेंट हुई, निर्वाण्य हुआ, मतलब you know he got enlightened, he learned the truth about life। अपने जीवन के बारे में सच्चाई क्या होती है, क्या नहीं होता है, उस सबका उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। सो इसलिए वहाँ पे एक मंदिर बांधा गया। किसने ये मंदिर बांधा था? एम्परर अशोक, सम्राट अशोक जी ने 3rd सेंचुरी BSC में ये मंदिर बांधा एज अ सिंबल ऑफ बुद्धिस्ट हेरिटेज एंड आइडेंटिटी। ओके, अब आते हैं अशोक जी के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि सम्राट अशोक जी ने मंदिर क्यों बांधा। अब सम्राट अशोक जी की बात करें तो उनकी फैमिली हिस्ट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उनके पिताजी सनातन धर्म के थे, उनकी माताजी आजीविका धर्म की थी, और वो आजीविकी और सनातनी धर्म दोनों का पालन करते थे। ऑफ कोर्स कोई भी सम्राट, मतलब कोई राजा सम्राट होने के लिए काफ़ी सारे युद्ध होते हैं, जगह पे उनका एम्पायर बढ़ाता जाता है ना हर एक राजा, वैसे ही होता गया। और कलिंग का जो आखिरी युद्ध था, जब वो जीत गए, लेकिन आजू बाजू देखा तो उन्हें सिर्फ मौत नजर आई, सब मरे पड़े हैं। और तब उनको ऐसा ये आया फीलिंग, कहते हैं ना, एक रियलाइजेशन हुआ उन्हें कि क्या कर रहा हूँ मैं, ये हर तरफ देख रहा हूँ, मुझे मौत नजर आ रही है, तो मैं कौन सा सम्राट हूँ। तब उन्होंने गौतम बुद्ध जी के जो सिखाई हुई बातें थी वो सीखना शुरू किया। उनके दोनों बच्चे यानी कि राजकुमार सिद्धार्थ और राजकुमारी, उन्होंने अपने बच्चों के नाम भी गौतम बुद्ध जी के हिसाब से ही रखे थे। सिद्धार्थ और संघमित्रा। बुद्धिज्म श्रीलंका में राजकुमारी संघमित्रा जी लेके गई, और उनके जो बेटे थे सिद्धार्थ, क्योंकि गौतम बुद्ध जी का नाम, गौतम बुद्ध होने से पहले उनका नाम सिद्धार्थ था, इसलिए अपने बेटे का सम्राट अशोक जी ने नाम सिद्धार्थ रखा।
और इसीलिए जब वो भगवान गौतम बुद्ध जी के भक्त हुए तब उन्होंने बोध गया मंदिर बांधा 3rd सेंचुरी BCE में। अब इस मंदिर के ऊपर से इतना बवाल क्यों मच रहा है? आखिर असली मांझला है क्या? असली मांझला ये है कि उस मंदिर पे जो ट्रस्टीज थे उस मंदिर के, वो पहले ज़्यादातर हिंदू थे, क्योंकि भारत में हिंदू पॉपुलेशन तभी बहुत ज़्यादा था, आजकल इतना नहीं है जितना पहले हुआ करता था। तो वहाँ पे जो भी ट्रस्टीज थे वो पहले हिंदू थे। तो बौद्ध लोगों को ये लगा कि नहीं, केवल हिंदू नहीं हो सकते। तो ठीक है, 1949 में ये एक्ट बना और इस एक्ट के हिसाब से, अब उस एक्ट का नाम बताती हूँ मैं, बोध गया टेम्पल एक्ट 1949। ओके, सो बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 के हिसाब से मेजॉरिटी कंट्रोल विल बी गिवन टू नॉन बुद्धिस्ट्स। जो पहले हुआ करता था तो वो चेंज कर दिया गया कि इट वोंट बी, द मेजॉरिटी वोंट स्टे विद द हिंदूज। ओके, बट ज्यादातर नॉन बुद्धिस्ट सभी भी ट्रस्टीज है। सो विच इज एग्जैक्टली वाई ये मूवमेंट शुरू हो गई। अब आते हैं 1949 में, जब ये एक्ट बनाया गया तब गवर्नमेंट किसकी थी? तब तक तो हमारा संविधान भी नहीं बना था। ओके, हमारा संविधान हुआ 26 जनवरी 1950, करेक्ट? सो यदि 26 जनवरी 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, इंट्रोड्यूस होता है पार्लियामेंट में, तो उसके पहले एक साल ये एक्ट लाया गया। और जब कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं बना था तब से ऐसा कहा जा रहा है कि ये एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल होने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन होना जरूरी होता है। बट एनीवे, कॉन्स्टिट्यूशन बना, आगे बढ़ते हैं। आगे कितने सालों तक बिहार कहो या फिर भारत सरकार कहो, किसके हाथ में थी? तभी इस एक्ट को जो 1949 में बनाया गया था, उस एक्ट को क्यों नहीं अमेंड किया गया, क्यों नहीं बदला गया? सरकार किसकी थी? बट अब सडनली याद आ रहा है कि इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल और हम मोर्चा निकालने वाले हैं, हम हंगर स्ट्राइक पे जा रहे हैं। अब आपको मैं एक मंक्स के बारे में बात करती हूँ, बिकॉज द बुद्धिस्ट मंक्स आर ऑन द हंगर स्ट्राइक। तिब्बत ये बौद्धों के लिए काफी होली साइट मानी जाती है, करेक्ट? लेकिन जब चाइना ने तिब्बत को कैप्चर करने की कोशिश भी नहीं की, वो तो कैप्चर कर लिया, तिब्बत अभी चाइना के पास है। तभी बौद्ध जो मंक्स थे, साधु जिन्हें हम कहते हैं, उन्होंने वहाँ डेमोन्स्ट्रेशंस किए, उनके खिलाफ खड़े भी रहे, लेकिन चाइना ने उनकी नहीं मानी। चाइना सीधे सीधे उनके ऊपर अटैक करते गए। तो ये तिब्बतियन बुद्धिस्ट मंक्स, साधु, जाए तो जाए कहाँ? भारत ने उन्हें आश्रय दिया। दलाई लामा भारत में रह रहे हैं और भारत में ही अधिकतर बौद्ध मंक्स है।
आश्रय दो और खिलाफ मूवमेंट्स भी सहन करो। ओके, बट इस मूवमेंट के बारे में दलाई लामा जी ने कोई अब तक स्टेटमेंट दिया है? नहीं। बोध गया में दलाई लामा जी गए हैं काफ़ी बार। लास्ट टाइम वो गए थे 2023 में, जब उन्होंने लेक्चर्स दिए वहाँ पे। सो इट्स नॉट एज इफ वो कभी बोध गया गए नहीं हैं, वो जाते रहते हैं। लेकिन क्या ये मूवमेंट उनको पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है? उनकी चुप्पी क्या बताती है? ये मूवमेंट शुरू किसने की? क्या एक्चुअल टिबेटियन मंक्स ने शुरू की है ये मूवमेंट? अब आते हैं एक अमेजिंग इंफॉर्मेशन पे। तो कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस मूवमेंट के पीछे हैं। चलो ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में मैं आपको बताऊं। ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम, ठीक है, वो कई साल से बातें कर रहे हैं इसके ऊपर, फाइन इनफ। फिर है द लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन और लद्दाख गोंडपा एसोसिएशन। लद्दाख जो कश्मीर में है। कितने सालों बाद कश्मीर में इलेक्शंस हुए? उसके पहले इनके एसोसिएशंस क्या काम करते थे? उनको मुंह खोलने की भी परमिशन थी? बाद में है आर्यन बुद्धिस्ट एसोसिएशन। अभी आर्यन बुद्धिस्ट एसोसिएशन क्या होता है भाई? मैंने मतलब वेस्टर्न इनके हिसाब से जो ह्यूमन काइंड है, यानी कि हम सारे लोग या तो आर्यन या फिर द्रविडियन, इनमें बटे हुए हैं। बट ये जो कहते हैं मिथ हैज बीन डिबंक्ड। आर्यन द्रविडियन, इसके बारे में बहुत सारे पेपर्स लिखे जा चुके हैं। सो आर्यन बुद्धिस्ट एसोसिएशन क्या होता है? तो फिर द्रविडियन बुद्धिस्ट एसोसिएशन कहाँ है? I would really like to know about that. Moving on, the most amazing organization which is behind this is महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया, जो खुद को एक इंटरनेशनल बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहलाते हैं। हाँ जी, वो इंटरनेशनल ही है क्योंकि उनके जो फाउंडर है, तो चलो पहले तो पता करते हैं कि उनका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है। उनके हेडक्वार्टर्स है कलकत्ता में। अब कोलकाता में उनके हेडक्वार्टर्स है। कोलकाता में हिंदुओं को मारा जा रहा है, पर इनके हेडक्वार्टर्स है। इनके सेंटर्स कहाँ कहाँ पे है? सारनाथ, फिर बोध गया। यहाँ पे उन्होंने उनके साइट पे बोध गया ना लिख के बुद्ध गया ऐसे सेंटर को नाम दिया है, ना कि बोध गया। हालांकि उसका नाम बोध गया है, राइट, फिर भी इन्होंने बुद्ध गया लिखा है। न्यू दिल्ली, भुवनेश्वर, लखनऊ, श्रावस्ती और लुम्बिनी। अब इसके फाउंडर कौन है? इस एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन के सोसाइटी महाबोधि सोसाइटी इंटरनेशनल, इनके फाउंडर हैं बोधिसत्व अनागरिका धर्मपाल।
इन्होंने इसकी शुरुआत की 1891 में, 1891 में। कहाँ पे की? कोलंबो, श्रीलंका। वहाँ पे उन्होंने ये सोसाइटी शुरू की। क्या ये भारतीय है? क्या ये सनातनी है? क्या ये जन्म से बौद्ध थे? उनके पिताजी का नाम था डॉन कैरोलस और उनके पत्नी का नाम था, मतलब कैरोलस, डॉन कैरोलस की बीवी जो थी, उनका नाम था मल्लिका। अब बोधिसत्व अनागरिका धर्मपाल, इनका असली नाम था डेविड। इन्होंने बाद में खुद का एक टाइटल जो होता है बोधिसत्व, यानी कि जो गौतम बुद्ध जी ने जो भी संस्कार या फिर सिखाई हुई चीज़ें हैं उसका पालन करने वाले बोधिसत्व होते हैं, तो इसलिए उन्होंने अपना नाम बदला, लेकिन उनका असली नाम था डेविड। और वो केलॉन यानी कि श्रीलंका में ही ये सब उन्होंने शुरुआत की अपने माता पिता के पैसों से। इनके चंद मेंबर्स कौन थे? कर्नल हेनरी स्टील ओलकॉट, मिसेस मैरी एलिजाबेथ फॉस्टर, ऑफ कोर्स कोई भारतीय भी थे, जैसे कि सर। ये टाइटल केवल ब्रिटिशर्स भारतीयों को देते थे। ओके, सर आशुतोष मुखर्जी, आई गेस मुखर्जी होंगे, और बाबू नील कमल मुखर्जी, ऐसे भी लोग हैं। ऐसा नहीं है कि भारतीय नहीं है यहाँ पे, बट इट इज़ मोर और लेस अकॉर्डिंग टू मी लाइक अ कल्ट। ये पर्सनल ये कहना है मेरा। और ये बोध गया में, जिसको ये बुद्ध गया कहते हैं, वहाँ पे ये बहुत बार कुछ ना कुछ इवेंट्स कर चुके हैं। ऐसे नहीं है कि उनको इवेंट्स करने की परमिशन नहीं है। उनके फंड्स कहाँ से आते हैं, उनके पब्लिकेशंस, न्यूज़ मीडिया एक्टिविटीज़, सब कुछ उनके वेबसाइट पे अवेलेबल है। आगे चलते हैं। डिट्रॉइट मिशिगन, जो अमेरिका में है, वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशंस किए गए, वहाँ पे मोर्चा नाराबाजी हुई कि बोध गया को फ्रीडम मिले, उसको स्वतंत्र दीजिए, स्वतंत्रता उसे मिलनी चाहिए, बोध गया टेम्पल। तो उनका ये कहना था, बुद्धिस्ट कम्युनिटीज इन डिट्रॉइट मिशिगन प्रोटेस्ट फॉर महाबोधि टेम्पल्स रिटर्न टू बुद्धिस्ट कंट्रोल। अब कौन कौन से देश इसमें शामिल थे? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा, सोरोस, कुछ कनेक्शन लग रहा है, बांग्लादेश, क्या ही बोले, थाईलैंड, लाओस और श्रीलंका। अब चलते हैं, देखते हैं इनकी डिमांड्स है क्या। इनकी डिमांड्स हैं कि जो महाबोधि महावीरहा टेम्पल है उसका कंट्रोल पूरी की पूरी तरह बौद्ध समाज के हाथ में दिया जाना चाहिए। उसके फाइनेंसेस, उसको चलाना, सब कुछ, जो वहाँ से पैसे मिलते हैं, टूरिस्ट जो आते हैं वहाँ पे, भक्त जो आते हैं, वो जो भी दान देते हैं, उनके सारे पैसों का कंट्रोल इनके हाथ में होना चाहिए। ये उनकी मांगे हैं। आयरनी, राइट? इनका ये कहना है कि ब्राह्मणों ने
इस पे कब्जा किया और वहां पे मंदिर बांधा है। ब्राह्मण द्वेष। हालांकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि सम्राट अशोक जी ने 3rd सेंचुरी BCE में ये बांधा था एज अ सिंबल, करेक्ट। इनका कहना है कि बाद में हिंदुओं ने आके, ब्राह्मण्स ने आके उस पे कब्जा किया और उसकी हालत बदतर कर दी गई। लेकिन सच्चाई ये है कि 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी, इन्होंने उस पे आक्रमण किया और नुकसान किया, उसको तोड़ा फोड़ा सब किया। लेकिन गालियां किसको पड़ती हैं? ब्राह्मणों को। अमेजिंग ना। तो ये मूवमेंट का जब शुरू हुई ये मूवमेंट काफी सालों पहले, उसका नारा था औरत, हरिजन और मजदूर नहीं रहेंगे अब मजदूर। औरत, हरिजन और मजदूर नहीं रहेंगे अब मजदूर। हरिजन, इस शब्द का अर्थ मैंने आपको पहले MK गांधी उनके वीडियो में बताया था कि हरिजन का मतलब होता है देवदासियों के पुत्र, ना कि अछूत या फिर बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट लोग। उन्होंने ज्यादा गाली दी उनको हरिजन कह के। आगे बढ़ते हैं। ये काफी चाइनीज मंक्स, बौद्ध मंक्स, मैं इनको साधु इसलिए कह रही हूं क्योंकि एक्चुअली मंक इस शब्द का अर्थ होता है भिक्षुक, भिक्षुकी जो मांगते हैं वो। लेकिन जब भी कभी भिक्षुकी या फिर भिक्षुक ये कहा जाता है तो लोग वापस ब्राह्मणों को टारगेट करते हैं कि ब्राह्मण भिक्षुक है, पीठ मांगते फिरते हैं, या फिर भिकारी हैं, भीख मांगते हैं, खाने का भीख हो या जो भी हो। भिक्षुकी का है कि इसको भिकारी कहना चाहिए, ऐसे लोग कहते हैं। तो इसलिए मैं इन मंक्स को, बौद्ध मंक्स को जानबूझ के भिक्षुक नहीं कह रही हूं और इनको मैं साधु कह रही हूं, क्योंकि मेरे हिसाब से भिक्षुकी यानी कि भिकारी होना नहीं या भीख मांगना नहीं होता। मुझे उनको भिकारी नहीं कहना है, मेरे मन में उनके लिए आदर सम्मान है और इसलिए मैं उन्हें साधु कह रही हूं, ना कि भिक्षुक। तो इनका, जैसे कि मैंने कहा, इनका कहना है कि सारे कमर्शियलाइजेशन बौद्ध कम्युनिटी के हाथ में दिए जाए और इसके अलावा उनकी कामकाज में सरकार बीच में नहीं आएगी। वो पैसा कहाँ, कैसे, कब, किसके लिए खर्च करते हैं, इसमें गवर्नमेंट इंटरफियर नहीं करेगी। ये उनकी मांग है। करप्शन के लिए बहुत ज़्यादा जगह अवेलेबल हो जाती है, राइट, जब सरकार इंटरफियर नहीं करती। आई मीन वक्फ बोर्ड को ही ले लो, वो कहते हैं ना हमारे मस्जिदों पे उनका कानून है, उनके मस्जिदों पे जैसे सारे चर्चेस पे कैथलिक्स और क्रिश्चियंस का है, उनका पैसा कहाँ जाता है, कौन फंडिंग करता है, कैसे करता है, वो कैसे उसका इस्तेमाल करते हैं, कैसे लोगों को भड़काने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सरकार इसमें इंटरफियर नहीं करेगी। और यही मांग बोध गया मंदिर के लिए हो रही है। लेकिन हिंदू मंदिर किसके हाथ में है? सरकार के हाथ में। मूविंग ऑन,
irony of the situation. राजकुमार सिद्धार्थ, मैं सम्राट अशोक जी के बेटे के बारे में नहीं बात कर रही हूँ, उनके वो नहीं, मैं गौतम बुद्ध बनने से पहले जो राजकुमार थे, राजकुमार सिद्धार्थ, उनकी बात कर रही हूँ। वो राजा नहीं बने थे, राजकुमार थे, क्योंकि उनके पिताजी तभी जिंदा थे। सारा एडमिनिस्ट्रेशन, अपने राज्य का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, देखभाल उनके पिताजी कर रहे थे, ना कि वो कर रहे थे। तो उनके पास काफ़ी वक्त था, उनकी शादी हो चुकी थी, उनके बच्चे भी थे, एवरीथिंग वाज देयर, क्योंकि कोई टेंशन नहीं है। अब पार्टियां भी हुआ करती थी हर रात। ऑप्युलेंस, ये जो अंग्रेजी शब्द है, ये हुआ करता था उनके महल में। क्या मैं डिफेम करना चाहती हूँ? बिल्कुल नहीं, ये डॉक्यूमेंटेड है, ना कि केवल कागज पत्र है, ना कि केवल पर्ची जो होती है, ना केवल उतना है। आप यदि अजंता के गुफाओं में जाके देखें, जो कि संभाजीनगर महाराष्ट्र में है, गुफा नंबर 17 में इसका पूरा का पूरा म्यूरल है। हालांकि अभी वो म्यूरल इतने अच्छे हालत में नहीं है, काफ़ी सारे रंग उड़ चुके हैं, पर फिर भी आपको अंदाज़ा आ ही जाता है। वो म्यूरल, वो पेंटिंग बताता है राजकुमार सिद्धार्थ की राजकुमार होने की आखिरी रात। राजकुमार सिद्धार्थ बैठे हैं अपनी जगह पे, आजू बाजू सब दरबार भरा हुआ है, नृत्य प्रदर्शन हो रहा है, म्यूजिशियंस म्यूजिक बजा रहे हैं, सब चीज़ें वहाँ पे हो रही है, मांस मच्छी दारू सब हो रहा है। और उस रात, वो रात दिन तक, सुबह तक चली और वहीं पे लोग सो गए। इतनी अय्याश रात थी वो। और तभी राजकुमार सिद्धार्थ को उन्होंने जब आसपास देखा, सब लोग अय्याश होके सो रहे हैं, किसी को कुछ पड़ी नहीं है, ये कैसा जीवन मैं जी रहा हूं, मुझे ये जीवन नहीं जीना, ये उनके मन में ख्याल आया और वो वहां से निकल गए। अपनी पत्नी, बच्चों को, अपने राज्य को छोड़ के वो निकल गए। एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, देखिए, और तस्वीर देखिए, बाद में बताती हूँ। ये जो दो तस्वीरें आपने देखी वो महाबलीपुरम की हैं। जो दीवार आपने देखी, उस दीवार पे महाभारत के साथ साथ एक्चुअली महाबलीपुरम में आपको कहीं जगह वो स्कल्पचर नज़र आएगा जो मैंने आपको अभी दिखाया। बूढ़ा आदमी, सारी हड्डियां दिख रही है, दाढ़ी बढ़ी हुई है, कोई ऐसे मतलब कोई छूने भी ना जाए, ऐसे फीलिंग आ रही है, करेक्ट? वो गौतम बुद्ध हैं। उनकी हालत वैसे हुई थी क्योंकि वो जीवन का सच जानना चाहते थे। हाँ, अय्याशी देख ली जिंदगी में, अब मैं गरीब भूखा रह के जिंदगी को एक्सपीरियंस करना चाहता हूं ताकि मैं कुछ सीख पाऊं। और उन्होंने खाना पीना सब छोड़ दिया और तब उनकी हालत ऐसे हुई थी जो आपने तस्वीरों में देखी। कितने लोगों को पता है कि वो गौतम बुद्ध हैं? चंद लोगों को पता होगा। महाबलीपुरम में सबको पता है। आई नो वो पिक्चर क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि मैंने अपने फ़ोन से फ़ोटो खींची है, वो भी जूम करके, क्योंकि वो काफ़ी दूर है
वो पूरा का पूरा एक्चुअली वो हिल है, उसके ऊपर खुदाई कर कर के स्कल्पटिंग की हुई है। तो वो दीवार नहीं है एक्चुअली, वो एक पहाड़ है। तो महाबलीपुरम छोड़ के या फिर वो साइड छोड़ के कितने सारे लोगों को पता है कि गौतम बुद्ध जी का ये भी एक रूप रह चुका है? हाथ पे गिन सकते हैं। सबको एक ही स्वरूप पता है, वो जब गौतम बुद्ध बने, जब उनको जीवन की असलियत पता चली, जब वो लोगों को बोध गया, यानी कि बोधि पेड़ जो है उसके नीचे बैठ के, बिहार में जो है वहाँ पे बैठ के लोगों को सिखाने लगे, वो तस्वीरें सबको पता है, वो स्वरूप सबको पता है। और यहाँ पे मतलब जिन्होंने अय्याशी छोड़ के, पैसा वैसा नहीं चाहिए, जीवन की असलियत जानने की कोशिश की, उनके ही आगे के लोगों ने उनके नाम पे अभी वो कंट्रोल करना चाहते हैं पैसा, और सरकार हमें कोई सवाल ना पूछे, ये कहना चाह रहे हैं। हंसी की बात नहीं लगती आपको? मूविंग ऑन। अलग अलग प्रांतों के अलग अलग हिस्से से लोग इस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। महाराष्ट्र में भी इसका सपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन महाराष्ट्र के लोग काफ़ी कंफ्यूज्ड है। महाराष्ट्र के जो नवबौद्ध है, क्योंकि महाराष्ट्र में बौद्ध आके काफ़ी साल हो गए, वो फिर चले गए महाराष्ट्र से, और फिर जब B.R. अम्बेडकर जी ने खुद का धर्म बदला, मैं उनके बारे में भी बात करने वाली हूँ, लेकिन आखिर में तब उनके मृत्यु के बाद, वो जब गुजर गए, उसके बाद काफ़ी लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन किया और बन गए बौद्ध, जिन्हें नवबौद्ध कहा जाता है। ये काफ़ी कंफ्यूज्ड है अपने आप में, क्योंकि वो कह रहे हैं अभी, दिस इज सो फनी, सोशल मीडिया पे चल रहा है फ्री रत्नागिरी, और वहाँ के लोग कह रहे हैं, अब काफ़ी सारे महाराष्ट्रियन नवबौद्ध कह रहे हैं कोंकण को अकेला छोड़ो, रत्नागिरी बौद्धों के पास दे दो। हालांकि ये जो रत्नागिरी है, ये महाराष्ट्र में नहीं आती, ये उड़ीसा वाली रत्नागिरी में एक्सकेवेशंस हुए हैं, और वहाँ पे बौद्ध के गौतम बुद्ध की काफ़ी 11 फुट आई थिंक मूर्तियाँ मिली हैं, स्कल्पचर्स मिले हैं, आर्टिफैक्ट्स मिले हैं। ना कि रत्नागिरी कोंकण, महाराष्ट्र वाला रत्नागिरी नहीं, उड़ीसा वाला रत्नागिरी। ये भी इन बेवकूफ़ों को समझ में नहीं आता कि किसके लिए हम लड़ रहे हैं। क्या क्या एक्सकवेशंस हुए मैं बताती हूँ आपको। तो ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने शुरू किया। कब शुरू किया? लास्ट ईयर दिसंबर 2024। उसके पहले क्यों नहीं हुआ ये एक्सकवेशन, जबकि पता था कि वहाँ पे बौद्ध मतलब एंशियंट बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज हैं, ये पता था, फिर भी एक्सकवेशन क्यों नहीं हुआ इतने सालों तक? जून 2024 में सरकार बदली, बीजेपी गवर्नमेंट है अभी वहां पे। सो दिसंबर 2024 से जून में गवर्नमेंट आई, दिसंबर में एक्सकवेशन स्टार्ट हुए, जून या जुलाई इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और दिसंबर से एक्सकवेशन शुरू हो गए। क्या क्या मिला उन्हें? ये एक्सकवेशन डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट
प्रजनाप्रति प्रधान इनके अंडर हो रही है। अभी भी शुरू है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक एक करके मिल रही है उनको। उनका मेन एम है, गोल है उनका कि ओडिशा में जो बुद्धिज़्म का कल्चर था उसको सीखना है, उसके बारे में सीखना है, उसका इतिहास जानना है। क्या क्या उन्हें मिला? एक बड़ी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री कॉम्प्लेक्स, ना कि एक मोनेस्ट्री कॉम्प्लेक्स, यानी कि बहुत सारी मोनेस्ट्रीज ये उनको मिली हैं। काफ़ी भगवान बौद्ध के स्टैचूज मिले हैं उन्हें उसी मोनेस्ट्री कॉम्प्लेक्स में। वो टाइप स्तूप मिले हैं, पत्थर मिले हैं जिन पे कुछ एनग्रेवेशंस है, एनग्रेव्ड स्टोन्स जिसे कहा जाता है, पॉटरी, बीड्स, स्टोन पिलर्स। मतलब उस ज़माने में लोग रहते थे तो कुछ ज्वेलरी तो पहनते ही थे, खाना पीना बनाते थे, तो यूटेंसिल्स वगैरह मिली हैं उन्हें। और एक अब तक की एक नोटेबल डिस्कवरी है कि उनको 5 फुट का एक मोनोलिथिक एलिफेंट स्टैचू मिला है। अब ये नोटेबल डिस्कवरी क्यों है, इसके बारे में मैं आऊंगी। ये हाथी मिलना क्यों इतना महत्वपूर्ण है उसके बारे में मैं बाद में बात करती हूँ। आगे और क्या क्या मिला? एक भव्य भगवान बुद्ध का सर अब तक एक्सकवेट हुआ है, तो धीरे धीरे करके पूरी बॉडी मिलेगी। लाइक ऐसे नहीं होता ना, सर टूटा हुआ सर नहीं मिला है, बॉडी भी है, तो धीरे धीरे करके वो एक्सकवेट करते जाएंगे ताकि उस स्कल्पचर को कोई हानि ना पहुंचे। और काफ़ी अलग अलग बुद्धिस्ट डेटीज भी मिली हैं। ये 6वीं से 13वीं शताब्दी में एक बहुत मेजर बुद्धिस्ट सेंटर हुआ करता था, जो रत्नागिरी उड़ीसा के बारे में बात कर रही हूँ वो। ये 1905 में मनमोहन चक्रवर्ती जी ने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट किया है कि यहाँ पे ऐसे ऐसे इतिहास है बौद्ध कल्चर का, तो इसके बारे में कुछ करना चाहिए। गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया दिसंबर 2024 तक। ऑफ कोर्स 13वीं शताब्दी में जब मुगल आए, मुस्लिम इन्वेडर्स ने सब, आप हर जगह जाओगे तो नाक कटी हुई पाओगे बहुत सारी जगह पे, या यदि वो सनातनी देव देवता हो या फिर जैनों के महावीर हो या फिर बौद्ध हो या फिर कोई भी हो, बहुत सारी जगह पे स्टैचूज़ के नाक कटे हुए आपको मिलेंगे, क्योंकि ये मुसलमान जब आए इन्वेडर्स मुग़ल, जो कि हालांकि अरेबिया के थे, अरबिक, उन्होंने बहुत सारी जगह ये सब किया। सो या आगे बढ़ते हैं। अब रत्नागिरी महाराष्ट्र में भी है, रत्नागिरी उड़ीसा में भी है, क्योंकि रत्नागिरी ऐसा वो शब्द है, 2 शब्दों का मिलाप है वो। रत्न यानी कि रत्न, यार कम ऑन, जूल्स। रत्नागिरी यानी कि माउंटेन्स, हिल्स। इसीलिए गिरी जो रत्न, मतलब वो जगह जो इतने सारे हिल्स एंड माउंटेन्स से भरी है कि वो रत्नों जैसे फैले हुए हैं, इसलिए उसे रत्नागिरी कहते हैं। ये संस्कृत भाषा का शब्द है। ये महावीरः बुद्धिज़्म की एक जगह है। ये ब्रह्मणी और विरूपा नदियों के बीच है
जयपुर डिस्ट्रिक्ट, ना कि राजस्थान की, लेकिन उड़ीसा वाली जयपुर डिस्ट्रिक्ट में। ये जो अलग बुद्धिस्ट साइट्स है ललितागिरी और उदयगिरी के पास में ही है, अराउंड 100 किलोमीटर की दूरी पे। और जो भुवनेश्वर यानी कि उड़ीसा का जो कैपिटल है उससे 70 किलोमीटर दूर है, जिसका कैपिटल है कटक। कटक, ओके। ये 5वीं शताब्दी से ये जो बौद्ध स्टैचूज और मोनेस्ट्री जो है इनका बांध काम शुरू हुआ 5वीं शताब्दी से, 5th सेंचुरी BCE, और आखिरी काम 13वीं शताब्दी में हुआ, क्योंकि उसके बाद तो हमें पता है क्या हुआ। द पीक पीरियड ऑफ द वर्क, यानी कि उस काम का सबसे ज़्यादा ये मेजॉरिटी, उसका शिखर कब गांठा गया? 7वीं शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी तक। 16वीं शताब्दी के बाद वो थोड़ा सा रूइंस में चला गया, जैसे हर एक जगह जाती है। रत्नागिरी एक तांत्रिक बुद्धिज्म का सेंटर था, जिसे एस्टोरिक और अकल्ट प्रैक्टिसेस हुआ करते थे वहां पे। अब इन शब्दों का अर्थ क्या है? एस्टोरिक ये अंग्रेजी शब्द है, इसका मतलब है विशेष ज्ञान या रुचि रखने वाले कुछ एक लोगों द्वारा सहारे या समझ में आने वाले गुप्तनीय या फिर गूढ़ चीजें। ब्राह्मण्स को हमेशा आप कहते हो कि हाँ, आप केवल आपका ज्ञान खुद के पास ही आपने रखा। बौद्ध ज्ञान रत्नागिरी उड़ीसा में केवल बौद्धों के पास रखा गया था। अकल्ट प्रैक्टिसेस यानी कि क्या? जादू टोना, ओके, रहस्यात्मक कार्य, तर्क या विज्ञान से परे। अब वहां पे क्या है? वहां पे एक यबयुम ऑफ समंतभद्रा, यानी कि सारे चीजों की अच्छाई, जहां पे द फीमेल एस्पेक्ट ऑफ कॉन्सोर्ट समंता भद्री, जो 17वीं शताब्दी में उनका मॉन्यूमेंट नहीं, स्कल्पचर भी बनाया गया है। द इरोटिक यूनियन, यम युब यानी कि मेल फीमेल, यिन यांग, ओके। द इरोटिक यूनियन symbolizes respectively the non-dual of compassion or method and wisdom, or also form and emptiness। जैसे कि मैंने कहा, यिन यांग, यबयुम, अर्धनाटी, ये गौतम बुद्ध जी के अलग अलग फॉर्म्स वहाँ पे हैं। सो यदि आप देखा जाए तो क्या ये इसका पूरा मूल एक्चुअली सनातन धर्म में नहीं आता है ना? आई मीन गौतम बुद्ध होने से पहले वो जो राजकुमार सिद्धार्थ थे वो तो सनातनी ही थे। गौतम बुद्ध जी ने बौद्ध धर्म शुरू नहीं किया। उनकी जो भी वो सिखाते थे, उनके डिसाइपल्स ने उनका आचरण करना शुरू किया और वो आगे बढ़े और इससे वो धर्म निर्माण हुआ।
रिलीजन और धर्म ये दो अलग अलग चीजें हैं, फिर भी उसमें कंफ्यूजन जानबूझ के फिरंगों ने किया है। वहां पे नेवार बुद्धिस्ट ज्यादा हुआ करते थे। अभी नेवार बुद्धिज्म ये है क्या? इट इज अ फॉर्म ऑफ वज्रयाना बुद्धिज्म practiced by Newar people of the Kathmandu Valley, Nepal. It's a caste system. जाति धर्म की यंत्रणा जो केवल हिंदुओं को दी जाती है ना, कि आप कास्ट सिस्टम करते हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, अति क्षूद्र, वैश्य, ये सारे आप चीजें करते हो इत्यादि फलाना ढमका। तो नेवार बुद्धिज्म में भी कास्टिज्म था। ये कास्टिज्म क्या था? रिलीजियस क्लर्गी कास्टिस्ट, यानी कि उनके हिसाब से जो ब्राह्मण्स थे वो वज्राचार्य उन्हें कहा जाता था, क्योंकि वो केवल पूजा अर्चा सब करते थे। ब्राह्मण्स को जो आप गालियां देते हो, तो नेवार बुद्धिज्म में भी एक जात थी, केवल वही जात पूजा अर्चा करेगी, ना कि कोई और जात। तो वो कौन हुए? और दूसरी कास्ट थी शक्य। अब शक्य कौन थे? ये थे जो पूजा अर्चा केवल अपने परिवार के लिए किया करते थे, यानी कि वो पुजारी नहीं थे। अब वज्राचार्य जो थे वो सबके घरों में जाके सबके लिए पूजा अर्चा किया करते थे, लेकिन शक्य सिर्फ केवल अपने घरों में पूजा करते थे, अपने परिवार के लिए पूजा अर्चा करते थे, होम हवन रखते थे। और अलग अलग जो बुद्धिस्ट नेवार कास्ट्स हैं वो है उराय, यानी कि जो पेट्रन्स है, यानी कि जो फंडिंग करते हैं, पैसे देते हैं, यानी कि जो सनातनी धर्म में वैश्य करते हैं, वैश्य जात जो सनातनी धर्मों में है, वैसे ही कुछ ये उराय जात लग रही है, क्योंकि वो टिबेटियन वज्रायन, जो टिबेट के वज्रायन थे, उनके पास वो काम किया करते थे। वो थेवारवदन और जापानी क्लर्क्स के पास भी काम किया करते थे। नेवार बुद्धिज्म में 9 संस्कृत में लिखे गए महायान सूत्र हैं, जिन्हें नवग्रंथ कहा जाता है। और वो महायान सूत्र पौराणिक कहे जाते हैं। बौद्धकालीन काल में संस्कृत तो नहीं था, फिर ये करप्शन कब हुआ? चलो खैर, अब हम आते हैं हमारे चौथे मुद्दे पे, जो रत्नागिरी में चल रहा है। वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि ये रत्नागिरी का कंफ्यूजन क्या है, ये वैसे चौथा मुद्दा हो ही गया, लेकिन फिर भी महाराष्ट्र में क्या चल रहा है उसके बारे में बताती हूँ। तो इनका कहना है कि रत्नागिरी को मुक्त करो और #BMW के बारे में मैंने पहले ही कहा है, तो आप यदि भूल गए होंगे अब तक तो रिवाइंड करके देखिए। अब यहाँ पे ब्राह्मण द्वेष काफ़ी होता है महाराष्ट्र में, तो काफ़ी हद तक ब्राह्मण द्वेष फैला हुआ है। अपने बच्चों को ABCD अबकड़ जो भी है वो सिखाने से पहले ब्राह्मण द्वेष सिखाया जाता है। ये किसी और एक रिलीजन में भी होता है ना,
हेट हिंदूज, कौन से रिलीजन में होता है? वक्फ बोर्ड वाले? हाँ, हर एक कम्युनिटी में, हर एक धर्म में, हर एक रिलीजन में, हर एक कल्ट में कोई लोग होते हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, जो बकवास करते हैं या फिर काफ़ी ज़्यादा होशियार होते हैं। ब्राह्मण समाज में 80% लोग बिना रिसर्च के मुंह नहीं खोलते। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, जैसे कि मैंने कहा, बेवकूफ़ तो हर कम्युनिटी में होते हैं लेकिन ज़्यादातर लोग रिसर्च के बिना बात नहीं करते। अब आते हैं आखिरी मुद्दे पे जो आपने स्टार्टिंग में मेरी रील देखी, चमक छल्लो वाली, उसके नीचे फेसबुक पे क्या क्या कमेंट्स आए हैं और वो किस किस ने किए हैं। तो जैसे जैसे मैं कमेंट्स पढ़ रही हूँ और कमेंट्स आते जा रहे हैं, सो एज ऑफ नाउ रिकॉर्ड करते करते जितने भी कमेंट्स आ रहे हैं उतने मैं पढ़ रही हूँ, ओके? और सारे कमेंट्स नहीं होंगे, लेकिन ऑलमोस्ट 200 कमेंट्स है। रेडी? शिव भक्त विशाल भोसले ये कहते हैं, हे आहेत शुद्ध कोकणस्थ ब्राह्मण, जातिवाद। एक एडवोकेट है जिन्होंने लिखा भी यहाँ पे जातीचा काय संबंध, मतलब यहाँ पे जात का क्या संबंध है भाई? उसके ऊपर भी उनको बहुत सारी चीज़ें सुनाई गई उन एडवोकेट को। एक कहते हैं विनोद जाधव, सरनेम सुनते जाइए सबके प्लीज। विनोद जाधव, कोणी काही म्हणो पण केतकी ही सावित्रीची लेक आहे, सावित्रीची लेक आहे, एकेरी उल्लेख, सावित्रीबाईंची नहीं, सावित्रीची लेक है। यदि हम ऐसा लिखे तो हमें गालियां पड़ती हैं कि आपने ऐसे कैसे बोल दिया, सावित्री माई बोलिए या फिर सावित्री बाई फुले बोलिए या फिर आदरणीय जो भी टाइटल्स होते हैं वो इस्तेमाल कीजिए। कोणी काही म्हणो पण केतकी ही सावित्रीची लेक आहे, तिला शिक्षणाची दारं माईने तिला शिक्षणाची दारं माईने उघडी करून दिली। बाबासाहेबांच्या संविधानाने तिला बोलण्याचे संपूर्ण अधिकार दिले आहेत। तिला या जगात बागडायचं स्वातंत्र्य दिलं आहे। ती ह्यापुढेही बोलेल, बागडेल। माझा तिला संपूर्णपणे पाठिंबा आहे। सबसे पहले जाधव जी, सावित्रीबाई फुले माई जो हैं उन्होंने मुझे सीखने के दरवाजे खोल के नहीं दिए। यदि हम जातिवाद कर ही रहे हैं तो ये भी बता दे आपको कि ब्राह्मण औरतों को तो सीखने का पूरा अधिकार पहले से था, दलित औरतों को नहीं था। इसके लिए सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, इन दोनों ने मिलके बहुत ज़्यादा काम किया है। बाबा साहेब आम्बेडकर जी के संविधान ने मुझे कोई हक नहीं दिया है, उल्टा हम ब्राह्मणों से हक छीना है। लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। लेकिन BR आम्बेडकर जी के बारे में मेरे मन में आदर ज़रूर है। आगे बढ़ते हैं, काफ़ी लंबा है यार, क्या करूँ, आई एम सो सॉरी, बी पेशेंट विथ मी। दत्ता औरस्माल
इन्होंने कहा है, पेशवाची मुरली येडी झाली बाई, चूल आणि मूल याचसाठी आहेस तू. अब ये दत्ता अनुसर माल, इनके यदि आप प्रोफाइल पे जाए तो इनके प्रोफाइल पे कवर पिक्चर उनका है, तो तुम्हारा अंबेडकरवादी होना है. लेट्स गो बैक. देवेंद्र म्हात्रे लिखते हैं, ब्रह्मकन्या मेल्छांच्या गाण्यावर नाचताना हिंदू खतरे में है. छावा, ये जो मूवी छत्रपति संभाजी महाराज जी के ऊपर अभी बनाई गई, उसके म्यूजिक डायरेक्टर है AR रहमान. आप सब लोग उन गानों पे नाच रहे हैं. म्यूजिक डायरेक्टर AR रहमान. आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ AR रहमान, बाय द वे. ह्यूज फैन ऑफ AR रहमान. मेरे ख्याल से वंदे मातरम का बेस्ट रेंडिशन इज बाय AR रहमान, ऑन अ वेरी सीरियस नोट. बट स्टिल आपको गाने में भी मुसलमान नजर आ रहे हैं. मुझे कोई मुसलमानों से ज़्यादा लगाव नहीं है, बट स्टिल गाना था, सोचा नहीं, रील बनाया, तो आपको गाने में प्रॉब्लम है. तुलसीदास लुमनक, अरे रे ही कट्टर मनुवादी होती, हिने चायनीज नवरा केला वाटतं, तशी ही चायनीजच दिसते आहे. या बचपन से मुझे चिंकी कहा जाता है क्योंकि मेरी आंखें ऐसी पैसिफिक एशियन लोगों जैसी है. तो यदि कोई चाइनीज, जापानीज, कोरियन इन लोगों से शादी करता है तो उनका चेहरा बदल जाता है क्या? आई मीन बच्चों पे असर होता है, बच्चे वैसे दिखते हैं, लेकिन पत्नी कैसे वैसे दिखेगी? मतलब लॉजिक बटन ही नहीं है, दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं करना है इन्हें. प्रकाश पाटिल, बामणी. बामणी ये काफ़ी तुच्छ है, लेकिन वो कह सकते हैं अट्रॉसिटीज़ की ढाल जो है उनके पास. हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है ना, तो कोई भी गाली दो ब्राह्मण को, ब्राह्मण नहीं कहेंगे. शुद्धोधन कौशल्या गोवर्धन कदम, मुसलमान शार्क्याच्या गाण्यावर नाचू नये बेटा. अगेन म्यूजिक के ऊपर से आप बात कर रहे हैं. दुनियादारी नाम का एक ट्रोल अकाउंट है, उन्होंने लिखा है दलितांची रखेल. सलाहुद्दीन जमीरुद्दीन काजी, ये लिखते हैं गोया चुकल्या वाटतं, यानी कि मेरे एपिलेप्सी के बारे में बात कर रहे हैं. आपको ये एक बात बता दूं, सबसे ज़्यादा एपिलेप्सी बैकवर्ड क्लासेस और मुसलमानों में है. तो यदि आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, आपकी कौम के बारे में सोचिए. आपकी कौम में सबसे ज़्यादा अधिकतर ना केवल एपिलेप्सी पर अनेक विकार बहुत ज़्यादा है. बाबा जमदड़े, ब्राह्मणी नाची. केवल नाची लिखा होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इनको ब्राह्मण ये ऐड करना था. जातिवाद निर्माण करना है. यदि मैं कहूं दलित नाची तो मुझ पे और एक अट्रॉसिटीज पड़ेगी, पर ये लोग ब्राह्मण लिख सकते हैं. सोनू गोरे, अण्णाजी पंतांची नात, पंथांची लिखा है और पंत नहीं, पंथांची नात. पंथ यानी कि पंथ का नाम, पंथ का अर्थ अलग होता है, ये भी नहीं ये लोग जानते. और अण्णाजी पंत, छत्रपति शिवाजी महाराज कहे तो केवल एक ही नाम इनके सामने आता है, अण्णाजी पंत. बाकी कोई नाम आगे नजर नहीं आता इनके. एक ब्राह्मण नाम
अन्नाजी पंत, जिन्होंने महाराज जी को बैक स्टैप किया। बस वही नाम आगे दोहराते रहते हैं और कुछ नाम इनके सामने नहीं आता और कोई भी नाम नहीं आता। श्रीकांत बंडल, नाम ही बंडल है। कोकणस्थ ब्राह्मण। फैजान आजाद लिखते हैं, 90 जास्त चढली वाटतं रात्रीचे, 1 वाजले झोप ना गबाई। रात को 1 बजे मैंने ये रील अपलोड नहीं किया था, शायद रात को 1 बजे ये जगे हुए थे और इन्होंने ये वीडियो देखा, वो रील देखा। सो रात को 1 बजे आप जाग रहे थे, मैं नहीं। और पीते तो आप भी हैं, तो मैं यदि बियर पीऊं तो आपको तकलीफ क्यों होती है? अक्षय रेमाले whatever, सस्ती मियाँ खलीफा। Thank you, because Mia Khalifa, who is an adult content star, दिखने में काफ़ी सुंदर है, बहुत सुंदर है। So I guess I'll take that as a compliment, क्योंकि आपने मुझे सुंदर कहा है, दिखने में सुंदर हूँ मैं। Thank you. सतीश पवार, छक्की ऐसे लिखा है। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को आप बीच में क्यों ला रहे हैं? ट्रांसजेंडर कम्युनिटी ये कोई गाली नहीं होती, आप गाली के तौर पे क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? यदि मैं पुरुष ये कहने लगूं, क्योंकि मेरे हिसाब से तो सारे पुरुष गाली के, यहाँ पे तो जिन्होंने कमेंट्स किए ये तो गाली खाने के लायक ही है। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को इस्तेमाल करके आप क्या कहना क्या चाहते हैं? बायोलॉजी सीखिए। देयर आर 4 genders, फीमेल, मेल, ट्रांस फीमेल एंड ट्रांस मेल। बायोलॉजिकली क्रोमोसोम्स के हिसाब से बनते हैं। XX क्रोमोसोम फीमेल, XY क्रोमोसोम मेल, XXY क्रोमोसोम ट्रांस फीमेल, XYY क्रोमोसोम ट्रांस मेल। 7th स्टैंडर्ड साइंस बायोलॉजी। बट नहीं, हमें तो सीखना नहीं है, हमें केवल रिजर्वेशन चाहिए, बाकी और कुछ नहीं चाहिए, राइट? जीतू गवाई, कटेला खूप आवडतोस का? जस्ट बिकॉज मैं छम्मक छल्लो पे डांस कर रही हूं। हीरो शाहरुख खान है, हीरोइन करीना कपूर है, करीना कपूर खान। सिंगर एकॉन है, अफ्रीकन अमेरिकन। संतोष तांबे, आम्ही चुत पावन। नखरे नाही दुसरं काही दाखव, बघायला मजा येईल। राजकुमार, कुछ और दिखाओ, देखने में मजा आएगा। ये कमेंट है राजकुमार जी की। अब राजकुमार जी के हम प्रोफाइल पे जाते हैं। लॉक्ड है प्रोफाइल। ये लॉक प्रोफाइल वालों का मुझे ना बड़ा, मतलब मुझे उन पे दया आती है। आप ट्रोल करते घूमते हो, लेकिन आपको सबसे छिपना है। ऐसा क्या है आपके प्रोफाइल में जिसको आप छुपाना चाहते हो? VS देशमुख, उनका डिस्प्ले पिक्चर है छत्रपति शिवाजी महाराज, और उन्होंने कमेंट की है, माझ्या बार मध्ये नाचायला येतेस का? मेरे बार में डांस करने के लिए आएगी क्या? डिस्प्ले पिक्चर छत्रपति शिवाजी महाराज। यदि आप भूल रहे होंगे, कल्याण के सूबेदार की जो बहू थी
उनको महाराज जी ने कैसे उनके साथ बर्ताव किया, उन्होंने कैसे अपने सैनिकों को कहा कि मुसलमानों की संस्कृति है हिंदू औरतों का बलात्कार करना, हमारी संस्कृति ऐसी नहीं है। ये महाराज जी के संस्कार थे। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का अपमान ये जो भी लोग उनका डीपी रखते हैं ये सबसे ज्यादा उनका अपमान करते हैं और खुद को मावड़ा कहते हैं। अभिजीत यशवंतराव कचरे, अब सरने में कचरा है तो अभी क्या ही बोले। कोकणस्थ ब्राह्मण, वाओ, मेरी कास्ट का नाम आपने लिखा। धनंजय कानडे, यडझवी आहे ही, कोणाला सांगू नको। और नीचे एनीवे राजरत्न सुरवासे, ब्राह्मणी माकडसाळे, प्रशांत तांबे, चितपावन, अभिजीत गायकवाड़। हाँ गेम खेलते आहेस का, ये गेम खेल रही हो क्या, ऐसे लिखा है। और नीचे फोटोग्राफ दी है, एक कपल है जो संभोग कर रहे हैं, ये फोटो है नीचे। और ऊपर उन्होंने लिखा है ये गेम खेल रही है क्या। गायकवाड़, कास्ट बताने की जरूरत नहीं है, सरनेम से पता चल जाता है। सई तळेकर, साइको, साइको का स्पेलिंग SAYKO। रिजर्वेशन मिल रहा है आपको, मुफ्त का, आपको सुविधाएं हैं, सीखिए ना। साइको का स्पेलिंग T से स्टार्ट होता है। आपको सीखना नहीं है, आपको केवल रिजर्वेशन चाहिए और ये सच्चाई है। राष्ट्रपाल वानखेडे, येडी भोकाची आहे ही पागल। प्रशांत खडतळे, मिरगी आली वाटतं। अगेन सबसे ज्यादा मिर्गी ये विकार बैकवर्ड क्लास और मुसलमानों में है, क्योंकि आप अच्छे न्यूट्रिशंस नहीं खाते। आपके पास, आप गायनाकोलॉजिस्ट के पास बार बार नहीं जाते। आपकी कम्युनिटी, आप पर्सनली नहीं, कम्युनिटी एज अ होल। विश्वपाल कांबळे, कोकणस्थ ब्राह्मण संस्कृति, समझ में आ रहा है कौन है। कांबळे गंगाधर कांबळे, एका कार्यक्रमाचे किती, कार्यक्रम याजन संभोग, रेट पूछ रहे एज यूजुअल। इनके लिए स्त्री यानी कि केवल एक शोषण करने वाली चीज है, आई थिंक। ऋतुराज एस्टेट्स, अभी ये इतने मंद बुद्धि हैं कि इन्होंने अपने प्रोफेशनल अकाउंट से DM किया है। रंडी साली हट, आई मीन सीरियसली, आप प्रोफेशनल अकाउंट से ये लिख रहे हैं। आप पे, आपके काम पे क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में भी नहीं सोचा है आपने। अशी आगळी वेगळी तोंड करते, असं वाटतं तोंडावर बॉम्ब टाकून केतकी चितळेचे चिथळे करावं। मेरे मुंह पे बॉम्ब फेंकने की बातें कर रहे हैं। ये डायरेक्ट मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं।
लेकिन जब मैं ऐसी चीज़ें पुलिस थाने लेके जाती हूँ कंप्लेंट करने के लिए, तब पुलिस मुझे घंटों तक खड़ा रखती है। और एक बार ऐसे हुआ था कि एक महिला इंस्पेक्टर ने मुझसे मेरा फ़ोन खींचने की कोशिश की। जब मैंने अपना फ़ोन उनके हाथ देने से इनकार किया और हम दोनों के बीच में जब खींचम खिंचाई हुई मेरे मोबाइल को लेके, तब उन्होंने अपने कांस्टेबल्स को बुलाया और कहा इसका वीडियो शूटिंग करो कि ये कैसे पुलिस के खिलाफ जा रही है। वीडियो शूट करने लग गए कांस्टेबल्स। ये एंगल था। मैंने भी मुंह फोन उनके शूटिंग की तरफ किया और मैंने भी कहा हाँ करो शूटिंग, मेरा नाम केतकी चितले है। और ये पुलिस इंस्पेक्टर जो महिला है, इन्होंने बिना पूछे मेरे प्रॉपर्टी को हाथ लगाया है। हालांकि मैं कंप्लेंट करने गई थी, ना कि मुझे गिरफ्तार किया गया था। और तभी वो औरत कहती हैं मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही थी, तुम फोटो खींचने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि संविधान कॉन्स्टिट्यूशनली हमें ये अलाउड है कि पुलिस स्टेशन में शूटिंग करना अलाउड है, फिर भी वो जोर जबरदस्ती करने की कोशिश कर रही थी। उतने में ही नहीं वो रुकी, उसके बाद मेरा फोटो खींचा गया। फोटो खींचने के बाद उन्होंने पूरी मेरी डिटेल्स अपने पास रखे ताकि कल परसों को कुछ भी हो जावे तो पुलिस मेरे खिलाफ डायरेक्टली एक कंप्लेंट दर्ज करेगी। ये एविडेंसेस है। जब मैं उनके पास गई, उनको कहा कि मुझे स्टॉक किया जा रहा है, मेरे पीछे पीछे लोग आ रहे हैं, मैं जिस होटल में जाके खाना खाती हूँ वहां पे लोग आ रहे हैं, वही लोग फोटोग्राफ्स के साथ पूरा एविडेंस उनके हाथ में रखा था मैंने। मुझे जवाब दिया गया, पुलिस ने मुझे ये जवाब दिया, पब्लिक प्रॉपर्टी है मॅडम, कोणी कुठे पण जाऊ शकतो, कोई कहीं भी जा सकता है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो आप कोई स्टॉक कर रहे, ये कैसे आप कह सकती है। ऊपर से मुझे पूछा गया कि ये जिस केतकी चितले के बारे में बात कर रहा है वो आप ही है। ये असं कसं, किस हिसाब से आप ये बात कर रहे हैं कि वो केतकी चितले आप ही हैं। वाह, मुझे पता नहीं था कोई और भी केतकी चितले को तुरुंगवास भेजा गया है। मुझे नहीं पता था किसी और केतकी चितले पे भी अट्रॉसिटीज एक्ट 1989 के अंतर्गत पिछले 5 सालों से केस चल रहा है। ये है हमारे पुलिस। आगे बढ़ते हैं। सुधीर कांबळे, ब्राह्मण केतकी चितले वेडी झाली आहे का? वो लिख सकते थे केतकी चितले वेडी झाली है का, ब्राह्मण लिखने की जरूरत क्या थी? ब्राह्मण द्वेष। प्रशांत सोनावणे, सोनावणे पाटील, चित्पावन, साइको ब्राह्मण लेडी, सौरभ यादव, विश्वास बी, एका म्लेच्छाच्या गाण्यावर एक ब्राह्मणने लिखाय, सॉरी, ब्रह्मकन्या नाच करते, यापेक्षा काय दुर्दैव म्हणायचं या राष्ट्राचं। उनके प्रोफाइल पे जाके देखते हैं कि क्या काय दुर्दैव है बाबा। खुद का डीपी भी नहीं रखा है, स्मोकिंग करते हुए एक एक्टर का डीपी रखा है, स्टॉक इन्वेस्टर खुद को कहलाते हैं। माय मराठी, माणसामध्ये भेदाच्या का, ओ माय गॉड, दिस इज इंटरेस्टिंग। ओके, ये कहते हैं माणसामध्ये भेदाच्या काल्पनिक भिंती उभारणारा कोणताही जाती धर्म मी मानत नहीं। तो ये खुद के बायो में लिखते हैं कि मनुष्य में
जो भी भेदभाव, इमेजिनरी भेदभाव क्रिएट किए जाते हैं, ऐसे कोई भी जात को, और दीवारें खड़ी की जाती है, ऐसे किसी भी जात को वो नहीं मानते। और उन्होंने क्या लिखा है कि मैं मुसलमानों के गाने पे डांस कर रही हूं, इससे ज्यादा दुर्दैवी बात नहीं हो सकती। हिपोक्रेसी की भी हद होती है। What do you think? I'm not gonna check your fucking profile. I can get your address, dude, if I want to. I am a psycho after all, aren't I? किशन भालेराव, सनातन संस्कृति, वो आंखों से पानी निकलने वाला है स्माइली देकर, कोकणस्थ। इसमें संस्कृति क्या है? आपने भी रील देखा, उसमें क्या अभद्र अश्लील चीजें कर रही थी मैं। रवि गायकवाड़, रंडी चिनाल, भरत पवार, शुद्ध भाषेत यालाच छिनाल चाळे असे म्हणतात। अब भरत पवार के इनके प्रोफाइल पे जाके देखते हैं ये है कौन। ये खुद को बिजनेस ओनर कहते हैं और इन्होंने नेचुरोपैथी और योगा में डिप्लोमा किया है, ऐसे वो कहते हैं। और ये ऐसे कमेंट्स करते हैं, शायद रिजर्वेशन कोटा से ही किया होगा। अपने प्रोफाइल पे उन्होंने क्या अपलोड किया है इसकी झलक देखिए अभी आप। ऑफ कोर्स उन्होंने अपने बच्चे का चेहरा दिखाया है, लेकिन मैंने ब्लर किया है क्योंकि मैं उनमें से नहीं हूं जो एक इनोसेंट बच्चे को एक्सपोज करूं, क्योंकि उस बच्चे की कोई गलती नहीं है। योगेश वानखेड़े, आई हेट ब्राह्मण, गो बैक फ्रॉम बुद्ध गाया। बोध गाया नहीं, बुद्ध गाया। कहाँ गया? बुद्ध स्पेस गया, बुद्ध गया। आई हेट ब्राह्मण्स, ये सीधा लिखा है। बोध गया में कौन ब्राह्मण है? ट्रस्टीज के हिसाब से वहां पे चल रहा है कि कमर्शियलाइजेशन की बात, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कही थी। तो इस लड़के को, इसके प्रोफाइल में जाके मैं आपको बताती हूँ। देखिए आप, इसकी प्रोफाइल आपको शायद नजर आ रही होगी कि ये अकोला महाराष्ट्र में रहने वाला बच्चा है। मुंह से तो 22 साल के ऊपर से तो नहीं लग रहा। अभी इनको ब्राह्मणों ने क्या तकलीफ दी होगी लाइफ में, क्योंकि इनके पैदा होने से पहले ही अट्रॉसिटीज एक्ट 1989 लागू हो चुका था। और अगेन यहाँ पे भी आपको हैशटैग BMW नजर आएगा और देश के कोने कोने से बोध गया के ऊपर ही रील्स है। I hate Brahmin. Go back. Go back to where? Just imagine if I said something like that. I would not only be reprimanded, I'll be sentenced to life in prison. In a maximum security prison, of course. So why are the laws different? आपको ये नहीं लगता अलग अलग लॉज है हर एक के लिए? तो कौन से संविधान की आप हमेशा बातें करते रहते हैं? प्लीज हमें बताइए, प्लीज। और एक बात कहना भूल गई, आपको शायद फोटो भी कहीं पे नजर आ रहा होगा। योगेश वानखेड़े के म्यूजिक एंड मूवीज के बारे में
सो आप देख रहे होंगे बुद्ध धम्म अमृत वर्षा, whatever MKG, that is different. निशान बाबा साहेबान से नील, और मूवीज में आपको नजर आएगा सन ऑफ आम्बेडकर, SUN आपको शायद नजर आ रहा होगा, सन या SUN सन यानी कि सूरज, SON सन यानी कि पुत्र बेटा। रिजर्वेशन लेके आप क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली? बुक्स संघर्ष बाबाचा, यदि मैं गलती से भी अपने मुंह से गलती से भी निकल आए बाबा साहेबांचा ना होके बाबाचा, ऐसे गलती से भी मुंह से निकल आए तो मुझ पे अट्रॉसिटीज डाली जाएगी। इनके सारे लाइक्स क्या क्या हैं? संविधान युवक दल राहुल गायकवाड़, भीम टाइगर ग्रुप 007 महाराष्ट्र राज्य, खुद को जेम्स बॉन्ड समझ रहे हैं 007 लिखने के लिए। जेम्स बॉन्ड भी क्या है, MI6 क्या है, MI7 क्या है, कुछ कुछ पता नहीं होगा। व्हाट इज MI, यही पता नहीं होगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस, यूनिक यूथ फोर्स, ये अगेन नवबौद्ध की ये है। एकच पर्व बहुजन सर्व, बुद्धिज्म 108, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा कोल्हापुर, भीम प्रेरणा सांस्कृतिक केंद्र पनवेल। अब आपको समझ में आ गया होगा ना कि एग्जैक्टली किसके मन में ब्राह्मण द्वेष है, कौन सी जाति के मन में ब्राह्मण द्वेष है, और हमने इनका क्या बिगाड़ा है। सीरियसली, मराठा हो, ब्राह्मण हो, जो भी हो, हल्की सी हम बात भी करते हैं मुंह से तो अट्रॉसिटीज पड़ती हैं। जब मैं तुरुंगवास में थी, मेरे साथ एक मराठा फैमिली नहीं, वो आंटी मेरे साथ थी, जिनके बारे में मैंने अपनी किताब में भी लिखा है। उनका कोई दोष नहीं था, अट्रॉसिटीज में उनको अंदर डाला गया। लैपटॉप का ये बंद हो गया, लैपटॉप बंद कर दिया तो सडनली लाइट डिफरेंस मुझे खुद को दिखाई दे रहा है। बट इन कंक्लूजन यदि हम बात करें तो एक ही बात हो सकती है, इट्स आयरॉनिक। राजपुत्र सिद्धार्थ ने अपना राज्य छोड़ा, अय्याशी पैसा सब छोड़ा, और वो बुद्ध बन गए, भगवान बुद्ध बन गए। और आज उन्हीं के फॉलोअर्स जो भगवान गौतम बुद्ध जी को भगवान कहते हैं, वो मंदिर के पैसों पे उनकी नज़र है। डॉक्टर BR आम्बेडकर, जिन्होंने सनातन धर्म छोड़ के बौद्ध धर्म अपनाया, उसके पीछे का असली कारण ये था कि गौतम बुद्ध जी ने, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, सबसे पहले इंसान होंगे, डॉक्यूमेंटेड इंसान होंगे, जिन्होंने ये सवाल किया भगवान नाम की चीज़ होती है क्या। तो हमें धर्म और भगवान या मूर्ति पूजन नहीं करनी है। बौद्ध धर्म यदि आप एक्चुअली सीखें तो आपको पता चलेगा कि मूर्ति पूजन नहीं होती। लेकिन आज डॉक्टर BR आम्बेडकर जी की ही पूजा की जाती है, उनको भगवान बनाया है। आयरनी ऑफ लाइफ,
जिस चीज़ के लिए उन्होंने सनातन धर्म छोड़ के बौद्ध धर्म अपनाया, वही चीज़ जिससे वो दूर भागना चाहते थे, लोग उनका ऐसे अपमान कर रहे हैं। ट्रेजेडी है ना। हमारा लंबा चौड़ा वीडियो ख़त्म हो गया है। यदि अब तक अभी भी आप मेरे साथ हैं तो शुक्रिया, बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद कि आपने शांति से पेशेंस रख के पूरा वीडियो देखा, क्योंकि आई नो ये काफ़ी लंबा वीडियो है, इसमें बहुत इन्फॉर्मेशन है, लेकिन तभी भी मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं बताई जो रत्नागिरी में चल रहे एक्सकवेशन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी, उसमें से काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मैंने इस वीडियो में नहीं बताई, क्योंकि ये और ज़्यादा लंबा हो जाता। पाला एम्पायर, उनके बारे में मैंने आपको नहीं बताया कि वो हाथी, मैंने कहा था ना हाथी का इम्पोर्टेंस क्या है। तो पाला एम्पायर वाज बेसिकली, उनके पास वॉरियर हाथी हुआ करते थे, इसलिए वहाँ पे हाथी के स्कल्पचर्स मिल रहे हैं, लेकिन पाला एम्पायर के बारे में मैंने नहीं बताया क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो चुका है। मैं थक गई हूँ बात कर कर के, भूख भी लगी है। बट या तहे दिल से आपका धन्यवाद, शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप अब तक यहाँ मेरे साथ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।